प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सुदीप सर, मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हम लोग देख रहे हैं, जैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका एनालिसिस बहुत सही है तब भी आपको पेनलाइज कर रहा है मार्केट, और जो कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उनको रिवार्ड कर रहा है। तो मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मार्केट में इंडियन मार्केट का स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मैं ये कहूंगा कि कंटिन्यूअसली रैली हो रहा था। उसके बाद 4 जून जब इलेक्शन के नतीजे आए, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, फिर वापस रैली चालू हो गया। एक तरफा रैली चल रहा था, तो सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शन होना चाहिए। और मुझे तो लगता है ये सब बहाना है। इंडियन मार्केट का करेक्शन जो है ना, ये सब बहाना है। कोई बहाना चाहिए था करेक्शन का, और वो हो रहा है। लॉन्ग टर्म बाजार के हेल्थ के लिए इतना बड़ा रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, हेल्दी ट्रेंड है, ये मैं मानता हूं। अब इफ यू डिस्कस कि क्यों इतना बड़ा करेक्शन हुआ, जैसे हमारे सारे मित्र पैनल में कह रहे हैं कि वो येन कैरी ट्रेड था, उसका रिवर्सल जैसे शुरू हुआ, उसके साथ यूएस के लेबर मार्केट के आंकड़े आए जो एक्सपेक्टेशन से नीचे थे, तो वहां पे एक रिसेशन का एक हवा चालू हो गया कि रिसेशन है, ये है। तो सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया और उसके चलते बिकवाली चालू हो गया दुनिया भर के मार्केट में। पर आप यहाँ भी मजे की बात देखिए, दुनिया भर के बाकी मार्केट में जो गिरावट आया, इंडिया में उसकी कंपैरिजन में गिरावट बहुत कम था और रिकवरी भी बहुत फास्ट आ गया। अब इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो कुछ चेंज नहीं हुआ, सारे फैक्टर्स पिछले हफ्ते भी जो था इस हफ्ते भी वही है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जिसका बहुत बड़ा शंका इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन मार्केट को, सरकार को रहता है, वहां पे भी इंस्पाइट ऑफ इतना बड़ा टर्मोइल वेस्ट एशिया में कोई चेंज नहीं है, रेंज बाउंड ही है। तो और मॉनसून जिसका चिंता हम सबको रहता है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी भी 1.5 महीना टाइम है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, शायद वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारे जो संकेत है, ये तो पॉजिटिव ही है। अब क्या प्रॉब्लम क्या था मार्केट में, जो मैं मानता हूं, बहुत सारे मेरे मित्र भी मानते हैं कि कुछ स्टॉक्स में, कुछ सेक्टर्स में वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक हो रहा है, तो उसको थोड़ा ठीक करना जरूरी था। और मुझे तो लगता है वही हो रहा है। जो लंबी अवधि के लिए जो खरीदारी करते हैं, उनके लिए कोई टेंशन की बात है ही नहीं। इंडिया में आप, अनलेस ऐसा बहुत कोई बड़ा हादसा ग्लोबली हो जाता है, 7 से 8% के बीच में जीडीपी ग्रोथ आएगा। 5-6% आपका इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 4.5-5% रहेगा। तो आप देख रहे हो कुछ 13-14% नॉमिनल ग्रोथ। तो 13-14% नॉमिनल ग्रोथ अगर आ रहा है और बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज में ग्रोथ उससे भी ज्यादा आएगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इंडियन इक्विटीज में कोई शंका की बात है। हाँ, आपको काउंटर स्पेसिफिक रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, सेक्टर थोड़ा केयरफुली चुनना है कि 2020, 21, 22 का जो मतलब कुछ भी आप खरीद लो ऊपर जा रहा है, वो शायद नहीं रहेगा। ओके। आशीष जी, इसको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो भी अब कह रहे थे ना सर, कि क्रूड ऑयल हमारे फेवर में है, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद हमारे फेवर में है, हमारी इकोनॉमी हमारे फेवर में है, इन्फ्लेशन बाय एंड लार्ज कंट्रोल, अगर फूड इन्फ्लेशन को ना बहुत ज़्यादा तवज्जो दें तो कोर इन्फ्लेशन उतना भाग नहीं रहा है। जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, वो 15-16% की मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की तरह 12% की होनी चाहिए, तो वो अपने आप को मीन करेक्शन में ले आएगी। वैसे जो हमारा मार्केट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अगर वैल्यूएशन में देखें तो उसको नीचे आना चाहिए, 44-45 के एवरेज पे नहीं चल सकता वो। तो जो अभी बात कही सुदीप सर ने या अभय सर ने कि ये एक ऐसा दौर है जहाँ पे थोड़ी सी रियलिटी चेक कर रहा है मार्केट खुद में, कि आप जो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए, सच का सामना करें, तो किसी पॉकेट में जहाँ जैसे डिफेंस के बहुत चले, अब नहीं चल रहे हैं, रेलवे वाले अब नहीं चल रहे हैं उतना, वो रुक गए या कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, या मार्केट कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो एसआईपी का डेटा है वो तो अभी वैसे बना, हालांकि इंटरनली उसमें जाएंगे थोड़ा डिफरेंट स्टोरी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। तो नीरज जी, बिल्कुल जैसे बाजार में एक कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, इसके पॉजिटिव्स देखना चाहें तो बहुत अच्छा, काफी चीजें पॉजिटिव्स है, जैसे कि 8% की जीडीपी की ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट का मूवमेंट टुवर्ड्स 4.5 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हमने हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ को अचीव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जिस तरह से सिप्स के नंबर देख रहे हैं और जिस तरह से म्यूचुअल फंड एक सिग्निफिकेंट कैश होल्डिंग पे बैठा है, तो वहां से कंटिन्यूअसली बाजार को एक अच्छा सपोर्ट कोई भी डिप में आता हुआ नजर आएगा। और अगर से इंटरेस्ट रेट यूएस में रिवर्स होते हैं, तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में काफी ग्लोबल फंड्स इंडिया की तरफ देखना
शुरू करेंगे और हम जानते हैं कि ऑलरेडी डीआईआईज़ अपनी ओरिजिनल होल्डिंग से ऑलमोस्ट 4 से 6% नीचे उन्होंने अपने पोजीशंस काट दी थी। तो अब ये पोजीशंस के अंदर अगर से वो वापस पोजीशन बनाना चाहे तो उसी में एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लो बाजार के अंदर आ सकता है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव पैरामीटर है। अब तकलीफ क्या है? तकलीफ है कि बाजार अब सेक्टर रोटेशन मोड में है और जनरली ये देखा गया है कि जब एक पर्टिकुलर बुल मार्केट चलता है तो लोगों की आदत हो जाती है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स, कुछ पर्टिकुलर थीम्स इनके ऊपर कंटिन्यूअस दाव लगाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जब भी डिप आए उन्हीं सेक्टर्स के अंदर वापस पोजीशन बनाए क्योंकि उनमें उन्होंने पहले बहुत बढ़िया पैसा बना चुके हैं। तो ये अभी तक के तो बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा था। इसको हम कहते हैं बाय ऑन एवरी स्ट्रेंथ क्योंकि जो चीज चल रही है उसी के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि कभी-कभी सेक्टर की टेलविंड मजबूत होती है, रिफॉर्म्स इस तरह के थे। बट अब आप इस देखेंगे इस बजट में हालांकि कोई एलोकेशन कम नहीं हुआ है डिफेंस का या रेलवेज का, बट कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं एक बॉडी लैंग्वेज, वो पार्ट एक मिसिंग पार्ट था और जिसके चलते मुझे लगता है कि अब जो एक हाई पी हम कंटिन्यूअसली इन सेक्टर्स को दे रहे थे उनके अंदर डी रेटिंग आएगी। और आप देखिए चल क्या रहा है, जो सेक्टर पिछले 3-4 साल नहीं चले, आईटी नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, एफएमसीजी नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, फार्मा नए ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। यानी कि वो सेक्टर्स जिनको हम टिपिकली डिफेंसिव्स कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जहां से आपकी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 15 से 20% की ग्रोथ की, अब उन सेक्टर्स के अंदर में पैसा जा रहा है। इसका मतलब फ्लाइट टू सेफ्टी बाजार के अंदर में क्लियरली नजर आ रही है। तो ऐसे समय में पोर्टफोलियो का राइट बैलेंस क्रिएट करना एक बहुत जरूरी है और हमें लगता है कि 60-65% पोर्टफोलियो इस समय पे लार्ज कैप ओरिएंटेड होना जरूरी है और बहुत ज्यादा जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में हम थे उससे स्विच करके हाई क्वालिटी स्मॉल मिड कैप के अंदर बढ़ने की इस समय काफी जरूरत हमें लगता है पोर्टफोलियो लेवल पर देखने को नजर आएगी। अभय जी, क्या बाई ऑन डिप का मार्केट नहीं है ये? नहीं, आशीष की मैं बात से एकदम सहमत हूँ। जो वो कह रहे हैं ना कि ये बाय ऑन डिप्स ने पूरे साल काम किया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा काम करेगा। करता ही रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नहीं करेगा और तब जो हमेशा बुल बायर्स हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या गलती करी उन्होंने। तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट नहीं है। अब आप पिछले महीने भर भी हमारे पहले होते तब मैं बोलता था बाय ऑन डिप्स मार्केट, अब ये बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है। दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैक्रो की हम बात करते हैं कि मैक्रो इंडिया का बहुत अच्छा है, वो है अच्छा, पर मैक्रो का डेटा है वो लैग से आता है। जो अभी रियलिटी है वो मैक्रो की रियलिटी नहीं है कि वो मैक्रो का डेटा आपको 2 महीने पहले की रियलिटी बता रहा है। हम बॉटम अप इन्वेस्टर है, मतलब हमारा जो डेटा है वो बॉटम से आता है, हम मैक्रो इन्वेस्टर नहीं है टॉप डाउन। तो अभी जो जितने चैनल चेक्स हमने किए हैं नीरज जी, उसमें एक काफ़ी समय के बाद एक कंजम्पशन में सॉफ्टनेस दिख रही है और वो इसलिए दिख रही है कि आप एक फेस्टिवल सीजन के पहले जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इन्वेंट्री बनाना शुरू कर देते थे। ओके। तो टाइल्स, पेंट, प्लाईवुड, ये जो चीज़ें हैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की जिसमें लोग पैसा खर्च करते हैं अपना, इस समय माहौल बिल्कुल वैसा नहीं है। मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई स्टॉकिंग नहीं हो रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर गाइडेंस नहीं दे रहा है मैन्युफैक्चरर को कि भाई आप इन्वेंट्री बढ़ाओ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है फेस्टिवल सीजन में। ऑटोमोबाइल्स की बात करें हम, इस समय एक एनबीएफसी का नोट था कल, कमर्शियल व्हीकल 72 डेज की इन्वेंट्री है डीलर्स के पास। पिछली बार जब होता था 66 डेज की इन्वेंट्री थी, मार्केट गिरा था उसके बाद जोर से। तो ये अभी का डेटा है और ये डेटा रिफ्लेक्ट करेगा मैक्रो में 1-2 महीने बाद। तो इसकी वजह से मुझे लगता है, और हमारे जो काफ़ी दर्शक हैं, व्यापारी खुद हैं, वो समझेंगे जिस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनका बिजनेस है, वो खुद ही देखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। तो ये क्यों स्लो डाउन हुआ है कंजम्पशन में, इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि है कंजम्पशन का स्लो डाउन या इसलिए क्योंकि क्रेडिट इजीली अवेलेबल नहीं है, जो पहले होता था। एनबीएफसीज ने, बैंक्स ने काफ़ी हाथ खींचा है, टाइट किया है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो देते थे एमएसएमईज को, एसएमईज को, वो भी टाइट किया है। तो उसकी वजह से एक इकोनॉमी में स्लो डाउन है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का। मैं आपको एक से रोक रहा हूँ जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।